चैप्टर्स 1609, 1610, 1611, 1612 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1609 प्लान्स सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिनी रेड हेवन। जैसे हाईफैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन वहां प्रकट हुआ, फौरन हाई अनागिनत ईयर बीस्ट्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया। हाओ, रो, ग्राओ, अनगिनत ईयर बीस्ट्स गुर्राए और दहाड़े और फैंग युआन पर झपट पड़े। बड़ी संख्या में एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स ने डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट्स को एक तरफ धकेल दिया और फैंग युआन को एकदम प्यासी नजरों से देखने लगे। लेकिन अगले हाईपैल, एक इमेमोरियल ईयर रूस्टर पूरी शान से उड़ता हुआ आया। उसके रास्ते में आने वाले डेसोलेट लेवल और एंशिएंट डेसोलेट लेवल के ईयर बीस्ट्स जल्दी से इधर उधर हट गए। इमेमोरियल ईयर रूस्टर फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन के सामने आया और अपना सर झुकाया, एक पालतू जानवर की तरह पेश आ रहा था। फैंग युआन मुस्कुराया और उसने इमेमोरियल ईयर रूस्टर के लाल चमकीले ताज पर हाथ फेरा, फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और अनागिनत मॉर्टल ईयर गू बिखेर दिए। इमेमोरियल ईयर रूस्टर ने अपनी चोंच पूरी खोली और एक जोरदार खिंचाव पैदा किया जिसने ZY डटार ईयरगू को उसके पेट में खींच लिया। बस कुछ हाई ईयरगू आसपास बिखरे, जिन पर आसपास के एंशिएंट ईयर बीस्ट्स फौरन झगड़ने लगे। इमेमोरियल ईयर रूस्टर ने पेट भर कर खाया लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन को चमकती आंखों से देख रहा था। फैंग युआन ने बार बार अपनी आस्तीन लहराई, अनागिनत ईयरगू समुंदर के किनारे की रेत की तरह बिखरे और ईयरगू की बारिश सी हो गई। इस बार सबके लिए काफी था, सारे ईयर बीस्ट्स खुशी से पागल हो गए। थोड़ी देर बाद इमेमोरियल ईयर रूस्टर समेत हर ईयर बीस्ट ने अपना पेट भर लिया था। उनकी भूख के कारण बेचैनी गायब हो चुकी थी और वो सुस्ती की हालत में आकर आराम करने के लिए सफेद बादलों पर लेट गए। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने चारों तरफ देखा, सर हिलाया और वहां से उड़ गया। मिनी रेड हेवन में इस तरह के 7 ईयर बीस्ट समुदाय ये तीसरा समुदाय था जिसे फैंग युआन ने खिलाया था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में पहले से ही काफी ईयर बीस्ट्स पाले जा रहे थे और कुछ समय पहले ही फैंग युआन ने ईयर्स फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के खिलाफ एक बेहद शातिर चाल चली थी। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के ग्रुप को पकड़ने के अलावा उसकी सबसे बड़ी जीत वो ईयर बीस्ट्स जिन्हें उसने लड़ाई में काबू किया था। यह ईयर बीस्ट्स हाई क्वालिटी के वो कम से कम डेसोलेट लेवल के काफी बड़ी मात्रा में एंशिएंट ईयर बीस्ट्स और साथ ही साथ इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स भी थे। शुरू में फैंग युआन का सोल फाउंडेशन बस इतना था कि वो 1 या 2 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को हाई गुलाम बना सकता था, लेकिन अब उसके सोल कल्टिवेशन ने तेजी से तरक्की कर ली थी। हालांकि हाल ही में ये कम हो रहा था। बचा हुआ सोल फाउंडेशन 7 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को बिना किसी परेशानी के गुलाम बनाने के लिए काफी था। एक ध्यान देने वाली बात यह थी कि इन 7 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स में 3 इमेमोरियल ईयर रूस्टर थे। बाकी 4 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स द टाइगर, ड्रैगन, रैबिट और हॉर्स। रिवर ऑफ टाइम में हर एक निश्चित समय के बाद एक खास तरह का इमेमोरियल ईयर बीस्ट बाकियों से ज्यादा कॉमन हो जाता था। ये हाल का समय साफ तौर पर इमेमोरियल ईयर रूस्टर्स का समय था। हालांकि फैंग युआन के पास 7 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स लेकिन अगर हर एक की ताकत को देखा जाए तो वो सब उसके इमेमोरियल ईयर मंकी से कमजोर थे। बदकिस्मती से वो इमेमोरियल ईयर मंकी पहले ही जंग में मारा जा चुका था। ऑफ कोर्स, अगर 7 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स अपनी ताकत मिला ले तो वो एक इमेमोरियल ईयर मंकी से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। अलग अलग इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स की ताकत में साफ फर्क था। ये बिल्कुल रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के बीच के फर्क जैसा था। फैंग युआन इन ईयर बीस्ट्स को खिलाते हुए सोच रहा था, इन ईयर बीस्ट्स के जुड़ने से खाने का खर्चा कई गुना बढ़ गया है। अगर इस बार एक्सटॉर्शन से इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स नहीं मिले होते तो शायद मैं उन्हें खिला भी नहीं पाता। ईयर बीस्ट्स का रैंक जितना ऊंचा होता उनकी भूख उतनी ही बड़ी होती। और ईयर बीस्ट्स का खाना था ईयरगू। फैंग युआन ने रैंक 8 इमॉर्टल गू ईयर्स फ्लो लाइक वाटर का इस्तेमाल करके अनागिनत मॉर्टल ईयरगू रिफाइन किए जिससे इन ईयर बीस्ट्स के पेट मुश्किल से भरे। और ईयर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करने में फैंग युआन के रेड डेट इमॉर्टल एसेंस खर्च हो रहे थे। ईयर बीस्ट्स को खिलाने में फैंग युआन का इमॉर्टल एसेंस का खर्चा पहले भी कम नहीं था। ए फ्लैट इतने सारे ईयर बीस्ट्स और 7 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स के जुड़ने के बाद उन्हें खिलाना फैंग युआन के खर्चों का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया था। फिलहाल डांग है माउंटेन 80% तक रिस्टोर हो चुका है। गट्स गू का प्रोडक्शन अब बुरा नहीं है, बस काम चलाओ हो गया है। जब डांग माउंटेन पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा तब ये बीस्ट्स नया बोझ बन जाएंगे। फैंग युआन को हर निश्चित समय के बाद ये बीस्ट्स को खिलाना पड़ता था। ईयर्स फ्लो लाइक वाटर से ईयरगू रिफाइन करना सबसे किफायती तरीका था, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा खर्चा था। इसके अलावा
फैंग युआन को इन ईयर बीस्ट्स को रिवर ऑफ टाइम में होने वाली फ्यूचर बैटल्स के लिए पालना था, इसलिए उन्हें खिलाने की समस्या को हल करना ही था। असल में ये समस्या सिर्फ ईयर बीस्ट्स की नहीं थी, बल्कि ईगल ग्रुप्स की भी थी। फैंग युआन ने पहले अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को गुलाम बनाया था और बड़ी मात्रा में ईगल बीस्ट्स खरीदे थे। इन ईगल बीस्ट्स को खिलाना भी एक बोझ था। अगर वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था और उन्हें सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की दुनिया में पूरी तरह से शामिल करना चाहता था, तो यूज एक पूरी फूड चैन बनाने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी और पैसा खर्च करना पड़ेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली झींगे को। एक सही फूड चेन बनाना भी गू इमॉर्टल के लिए हेवनली डाओ की गहरी रिसर्च और समझ का एक रूप था। लेकिन ईगल ग्रुप्स के मुकाबले यह बीस्ट्स का स्केल बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें खिलाने की समस्या को पहले हल करना जरूरी था। और ईयर बीस्ट्स की खासियत की वजह से उनके लिए एक पूरी फूड चेन बनाना काफी आसान था। फैंग युआन, जिसके पास स्पेक्ट्रल सोल की सच्ची विरासत, लंग्या की सच्ची विरासत और भी बहुत कुछ था, उसके पास इसका हाल था। अभी वो 3 प्लान्स में से चुन सकता था। पहला प्लान था एक ईयर एसेंस पूल बनाना। ये एक रिसोर्स पॉइंट था और इसे एक मिनी रिवर ऑफ टाइम भी कहा जा सकता था। इसका काम था रिवर ऑफ टाइम के माहौल की नकल करना, ताकि यह बीस्ट्स को जीने, रहने और प्रजनन करने के लिए एक जगह मिल सके। ये एसेंस पूल का साइज बड़ा या छोटा हो सकता था और इसे रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8 और रैंक 9 लेवल्स में बांटा गया था। इस प्लान का फायदा यह था कि इससे जगह बचती थी और साथ ही जब यह बीस्ट्स यहां रहते तो ये कुछ मात्रा में ईयरगू भी पैदा करते। अगर लंबे समय तक मैनेज किया जाए तो ये दूसरे जंगली टाइम पाथ गू वॉर्म्स भी पैदा कर सकता था, यहां तक कि डेगू, मंथगू और आगे भी, और आखिरकार एक माइक्रो रिवर ऑफ टाइम बन जाता। इसका नुकसान ये था कि इसकी लागत अजीब तरह से बहुत ज्यादा थी। सिर्फ एक रैंक 6 ईयर एसेंस पूल बनाने में ही एक भारी रकम लग जाती। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के मामले में ये लाखों में थी और एक रैंक 7 ईयर एसेंस पूल तो और भी ज्यादा महंगा था, जिसके लिए कई दुर्लभ इमॉर्टल मटेरियल्स की जरूरत थी जो मार्केट में मिलते ही नहीं थे। रैंक 6 लेवल का ये एसेंस पूल तो फिर भी बनाया जा सकता था अगर कोई काफी अमीर हो, लेकिन रैंक 7 ईयर एसेंस पूल सिर्फ इमॉर्टल एसेंस स्टोन से हाल होने वाली चीज नहीं थी। और फैंग युआन की बात करें तो उस अपने साथ इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को रखने के लिए एक रैंक 8 ईयर एसेंस पूल की जरूरत थी। दूसरा प्लान था गोल्डन एज प्लेटफॉर्म। ये एक खास रैंक 7 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस था, क्योंकि ये एक जगह फिक्स था और दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेस की तरह आजादी से घूम नहीं सकता था। एक बार बनने के बाद गोल्डन एज प्लेटफॉर्म एक चमकते चांद में बदल जाता जो ब्लेस्ड लैंड के आसमान में तैरता और लगातार उगता और डूबता रहता। गोल्डन एज प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में ईयर बीस्ट्स को स्टोर कर सकता था और उन्हें गहरी नींद में भी सुला सकता था। इस तरह उनकी खाने की जरूरत बहुत तेजी से कम हो जाती। इस प्लान का फायदा यह था कि गोल्डन एज प्लेटफॉर्म ईयर बीस्ट्स की ताकत को अपने इस्तेमाल के लिए निकाल सकता था और फैंग युआन को अपना इमॉर्टल एसेंस खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति के समय में इसका मतलब था कि फैंग युआन ईयर बीस्ट्स का पूरा इस्तेमाल कर रहा था और उन्हें सिर्फ मुफ्त में खिला नहीं रहा था। इस प्लान के नुकसान बहुत साफ थे। पहला, इस रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस को बनाने के लिए बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल गू की जरूरत थी, लेकिन फैंग युआन को इन टाइम पाथ इमॉर्टल गू की जरूरत अपनी रक्षा के लिए थी। दूसरा, गोल्डन एज प्लेटफॉर्म की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए थी ताकि वो इमॉर्टल एपर्चर के अंदर अपने आप काम कर सके। तो अगर ये बन भी जाता तो रिवर ऑफ टाइम में लड़ते वक्त फैंग युआन की कोई मदद नहीं कर पाता और ये खुद भी हमले के तरीकों में माहिर नहीं था। तीसरा, यह इमॉर्टल गू हाउस ईयर बीस्ट्स की ताकत खर्च करता था। अगर ये उनकी ताकत को लापरवाही से निकालता तो ईयर बीस्ट्स मर सकते थे और उनके टाइम पाथ डाउ मार्क्स भी नाश हो जाते, जिससे उनके लाशों की कोई कीमत नहीं रहती। आखिर में जब ये बीस्ट्स जागते तो उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए नॉर्मल से कहीं ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती। तीसरा प्लान था 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन। 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन को 12 अलग अलग प्रजातियों के इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को कोर बनाकर बनाया गया था। यह फॉर्मेशन हमले में माहिर था, गोल्डन एज प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग। और हालांकि यह एक बड़ा फॉर्मेशन था, इसे मूव किया जा सकता था क्योंकि इसके कोर 12 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स थे। जब यह एक्टिव नहीं होता, इन इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को सील किया जा सकता था। वो मूर्तियों जैसे बन जाते, बिल्कुल हिले डुले बिना और खाने की जरूरत के बिना। लेकिन लड़ाई के वक्त सील को हटा दिया जाता, वो बैटल फॉर्मेशन बनाते और दुश्मन पर हमला करते। जाहिर है, ये बड़ा फॉर्मेशन जो इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था, वो आज के युग का गू फॉर्मेशन नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन था।
जैसे ग्रीन सिटी रैम्पेज या हेवनली जायंट सोलर। फाक ये था कि वो दोनों गू इमॉर्टल्स को कोर के रूप में इस्तेमाल करते थे, जबकि ये 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था। इस प्लान का फायदा ये था कि इससे सच में खिलाने का खर्चा बचता था, लेकिन नुकसान ये था कि ये सिर्फ इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स का इस्तेमाल करता था। फैंग युआन 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन नहीं बना पाता अगर वो एंशिएंट ईयर बीस्ट्स या डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट्स का इस्तेमाल करता। हालांकि ऐसा करने के लिए फैंग युआन को और भी इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को ढूंढना पड़ता, और इसके अलावा ये इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स अलग अलग प्रजातियों के होने चाहिए थे। ये जमा करने का काम न सिर्फ ताकत पर निर्भर था बल्कि किस्मत पर भी। इसकी कठिनाई बहुत ज्यादा थी और इसमें बहुत लंबा समय भी लगता। फैंग युआन ने गहरी सोच विचार के बाद पहला प्लान चुनने का फैसला किया। हालांकि पहले प्लान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इससे फायदे भी सबसे ज्यादा थे। मेरे पास जितना पैसा है, अगर मैं एक रैंक 8 लेवल का ये एसेंस पूल बनाना चाहूं, तो मेरी इकोनॉमी शायद खतरनाक हालत में पहुंच जाएगी, इससे पहले कि मैं उसका 30% भी बना पाऊं। फैंग युआन असल में काफी अमीर था, लेकिन उसके ज्यादातर रिसोर्सेज जैसे रिवर्स फ्लो रिवर बेचे नहीं जा सकते थे। इसके अलावा उस अभी भी हेवनली कोर्ट जैसी ताकतों के बाहरी दबाव से निपटना था। यूज हर चीज को देखना था, और वो सिर्फ अपने सारे असेट्स को ये एसेंस पूल पर खर्च नहीं कर सकता था, बाकी सब कुछ नजरअंदाज करके। लेकिन अभी मेरे लिए ये एसेंस पूल बनाने का सबसे अच्छा समय है। शिया क्लैन, तुम मुझसे नेगोशिएट करना चाहते हो? पहले स्पाइरल डॉन लाइट के 3 हिस्से भेजो। फैंग युआन ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू शिया क्लैन के स्टॉल पर फेंका। जल्द ही शिया क्लैन का जवाब आया, फैंग युआन, मेरी क्लैन स्पाइरल डॉन लाइट बनाती तो है, लेकिन प्रोडक्शन ग्राउंड हमारे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के इमॉर्टल एपर्चर के अंदर है। क्लैन के स्टोरेज में कुछ भी नहीं बचा है। फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ, ये जवाब उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब भेजा, ये मुझे कैसे नहीं पता होगा? 3 हिस्से नहीं, स्पाइरल डॉन लाइट के 10 हिस्से भेजो और मैं इसे तुम्हारी क्लैन की सिंसियरिटी मानूंगा, तब हम बात कर सकते हैं। वरना। लेकिन स्पाइरल डॉन लाइट बेहद दुर्लभ है, ट्रेजर येलो हेवन में भी इसकी सप्लाई नहीं है। 3 हिस्से ठीक है, लेकिन 10 हम इतना कहां से लाएंगे? मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। फैंग युआन ने एक बेरहम जवाब छोड़ा। चैप्टर 16 गू एज बिफोर का अधूरा रूप शैंक क्लैन। 150 किलोग्राम 8 पार्ट्स जेड, मुझे ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर चाहिए। फैंग युआन ने सख्ती से मांग की। शैंक क्लैन के इमोर्टल का चेहरा काफी बुरा लग रहा था। 8 पार्ट्स जड़े एक रैंक 8 इमोर्टल मटेरियल है। ट्रेजर येलो हेवन में आमतौर पर सिर्फ 5 किलोग्राम तक के सौदे होते हैं। मेरी क्लैन के लिए एक साथ इतना सारा निकालना मुश्किल है। ही, मुझे तुम्हारी महान क्लैन की ताकत पर भरोसा है। कौन नहीं जानता कि शांग क्लैन सदर्न बॉर्डर की सबसे अमीर ताकत है? फैंग युआन ने टांस कसा। शांग क्लैन ने कितनी भी बातचीत की, शर्तें नहीं बदली। बा क्लैन, मेरा 7 ट्रेजर्स वाटर कहाँ है? फैंग युआन ने जोर देकर पूछा। बा क्लैन के इमोर्टल ने तुरंत जवाब दिया, हमने पहले हाई 7 ट्रेजर्स वाटर जमा कर लिया है। हम एक ही समय में सामान के बदले आदमी का सौदा कर सकते हैं। हा। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं पहले एक बैच दे ही देता हूं। ये क्या है? बा क्लैन का गू इमोर्टल हैरान और गुस्से में था। पहचाना नहीं? ये तुम्हारी क्लैन के गू इमोर्टल का हाथ है। फैंग युआन की आवाज धीमी और शांत थी। फैंग युआन, इसका क्या मतलब है? HMPH, तुम अपने क्लैन के गू इमोर्टल को सिर्फ कुछ 7 ट्रेजर्स वाटर से वापस ले जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा, है ना? या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया, तो मैं न्यूज़ मार डालूंगा। ओ, हाँ, मैं न्यूज़ मारने का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करके ट्रेजर येलो हेवन में दिखाना नहीं भूलूंगा। या शायद मैं इस आदमी को वो क्लैन को बेच दूं? ही, हा। फैंग युआन जोर से हंसा। बा क्लैन के गू इमोर्टल ने लगभग अपने दांत पीस लिए थे। थोड़ी देर बाद बा क्लैन के गू इमोर्टल ने अपने भींचे हुए दांतों से शब्द निकाले, फैंग युआन, हम इस पर बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 7 ट्रेजर्स वाटर द डू ताकि तुम्हारी बा क्लैन की ईमानदारी दिखे। पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी क्लैन वो क्लैन को हटाकर सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 फोर्स बनना चाहती है। तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? वो क्लैन एक बारी सुप्रीम एल्डर के लिए कोई भी कीमत चुकाने में हिचकिचा नहीं रही है। जबकि तुम्हारी बा क्लैन का गू इमोर्टल तुम्हारा अपना खून का वंशज है।
क्या तुम उस मरते हुए देख सकते हो? तुम्हारा फर्स्ट सुप्रीम एल्डर क्या सोचता है? क्या तुम सच में इतने ठंडे और बेदर्दी हो सकते हो? फैंग युआन का हर शब्द चुभने वाला था, जिससे बा क्लैन का गु इमोर्टल पीला पड़ गया और गुस्से में आ गया, लेकिन लाचार भी था। लुओ क्लैन, हु क्लैन, चाय क्लैन, यह फैंग युआन के एक्सटॉर्शन के दूसरे दौर के निशाने थे। टाई क्लैन, वू क्लैन और दूसरों पर उसने अभी तक हाथ नहीं डाला था। फैंग युआन ने इन क्लैंस के सामने तरह तरह की मांगें राखी। यूज एक्सटॉर्शन के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फैंग युआन के हाथ में बंधक थे और उसकी जगह बेहद गुप्त थी, जिसका कोई पता नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने मजबूती से पहल अपने हाथ में राखी थी। सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ लाचार था और वो सिर्फ फैंग युआन की मांगों को कड़वा घूंट पीकर पूरा कर सकता था। उनमें से शिया क्लैन की ईमानदारी सबसे ज्यादा थी। वो 10 हिस्से स्पाइरल डॉन लाइट सबसे पहले फैंग युआन के हाथों में पहुंचे। इसके बावजूद कि शिया क्लैन का गु इमॉर्टल चिल्ला रहा था कि इन स्पाइरल डॉन लाइट को जमा करना कितना मुश्किल था, फैंग युआन जानता था कि इन सुपर फोर्सेस की नींव कितनी मजबूत थी। उसकी मांगों को पूरा करना उनकी सहमति के अंदर था, बस मुश्किल थोड़ी ज्यादा थी। स्पाइरल डॉन लाइट, 8 पार्ट्स जेड, 7 ट्रेजर्स वाटर। यह इमॉर्टल मटेरियल्स या तो रैंक 8 के या रैंक 7 के, लेकिन बड़ी मात्रा में ये सारे मटेरियल्स एक के बाद एक फैंग युआन को भेजे गए। जल्द ही फैंग युआन के पास ये एसेंस पूल बनाने के लिए जरूरी ZYA डेटार इमॉर्टल मटेरियल्स आ गए थे। यह एफिशिएंसी सच में हैरान करने वाली थी। अगर फैंग युआन को ये सब खुद जमा करना पड़ता तो यूज कम से कम 1 दर्जन साल लग जाते, वो भी तब जब उसकी किस्मत अच्छी होती। फैंग युआन की नींव गहरी थी, लेकिन इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने के मामले में वो अन सुपर फोर्सेस से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता था, जिनका हजारों और यहां तक कि 10,000 साल का इतिहास था। जाहिर है फैंग युआन ने जो इमॉर्टल मटेरियल्स मांगे वो सिर्फ ये एसेंस पूल बनाने के लिए नहीं थे। कई इमॉर्टल मटेरियल्स इमॉर्टल गु रिफाइनमेंट की तैयारी में थे। इस वक्त टाइम पाथ क्लोन एक इमॉर्टल फॉर्मेशन के सामने पहुंचा। ये आखिरी बार है, इस लूट के बाद इन सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल्स में से किसी के पास कोई इमॉर्टल गु नहीं बचेगा। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में टेरा सुपर क्लैंस थे, वू क्लैन, बा क्लैन, शैंक क्लैन, टाई क्लैन, हु क्लैन, लुओ क्लैन, कियाओ क्लैन, चाय क्लैन, शिया क्लैन, यी क्लैन, ची क्लैन, यांग क्लैन और याओ क्लैन। फैंग युआन रैंक 8 से लड़ सकता था। अगर वो फैंग युआन को मार पाते तो हर क्लैन को फायदा होता। इसलिए हर क्लैन ने अपने एक गु इमॉर्टल एक्सपर्ट को भेजा था, जिसके पास कम से कम रैंक 7 कल्टिवेशन और पीक बैटल स्ट्रेंथ थी। शिया क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने खुद इन एक्सपर्ट्स को लीड करने का काम किया था ताकि कोई आंतरिक झगड़ा ना हो। इन गु इमॉर्टल एक्सपर्ट्स में से हर एक के पास कम से कम 2 से 3 इमॉर्टल गु कुछ के पास शिया चा की तरह 4 या 5 इमॉर्टल गु थे। औसतन हर एक के पास 3 थे। फैंग युआन ने लूटपाट पूरी नहीं की थी, लेकिन उसने उनसे जो इमॉर्टल गु जमा किए थे उनकी कुल संख्या 100 को पार कर चुकी थी। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को यांगकू को ड्रीम रेल्म से बाहर खींचते हुए देखकर फैंग युआन तुरंत काम पर लग गया। एक रैंक 7 इमॉर्टल गु लूटा गया। फैंग युआन तुरंत खुश हो गया। यह सोल सर्च इमॉर्टल गु था। यह सोल सर्च इमॉर्टल गु एक रैंक 7 गु था जो फैंग युआन को उनकी आत्माओं को खोजने में मदद करेगा। लेकिन ये गु सिर्फ सोने पे सुहागा ही माना जा सकता है। बिना सोल सर्च इमॉर्टल गु के भी मैं दूसरे सोल पाथ इमॉर्टल गु का इस्तेमाल करके एक सोल सर्च इमॉर्टल किलर मूव बना सकता हूं। बस इस इमॉर्टल गु से ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। इस सोल सर्च के बजाय अगर मुझे डवाओ सोल इमॉर्टल गु मिलता तो बेहतर होता। शैडो सेक्ट के पास एक बार डवाओ सोल इमॉर्टल गु था। अगर फैंग युआन के पास इस वक्त ये होता तो उसके लिए इन सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल्स की आत्माओं को उनके शरीर से निकालना बहुत आसान हो जाता। उसके मौजूदा तरीकों में इसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। यांगकू के पास कुल 3 सोल पाथ इमॉर्टल गु अगले 2 गु में डवाओ सोल गु नहीं था, अफसोस। आखिरी व्यक्ति वू क्लैन का ल्यू हाउ था। इस आदमी के पास मेरे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रोकने का तरीका था। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। फैंग युआन ने बार बार अपना किलर मूव एक्टिवेट किया और आखिरकार थोड़ी देर बाद एक इमॉर्टल गु चुरा लिया। फैंग युआन हैरान रह गया। यह इमॉर्टल गु इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकालते हाई सीधे खुद ही नाश्त हो गया। ये क्या माजरा है? फैंग युआन की इग्ल में ठंडी रोशनी चमकी। उसने चुराना जारी रखा, लेकिन उस सिर्फ गु वॉर्म्स के बचे हुए टुकड़े ही मिल सके। चाहे इमॉर्टल गु हो या मॉर्टल गु, वो पहले इमॉर्टल गु के साथ ही खुद नाश्त हो गए थे।
फैंग युआन ने इन गू वॉर्म्स के टुकड़ों को ध्यान से जांचा और जल्द ही पता चला कि यह रिफाइनमेंट पाथ का एक चतुर तरीका था। जब तक इन गू वॉर्म्स में से एक भी इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकाला जाता, सारे गू एक साथ खुद नाश हो जाते। ऐसा तरीका भी है। यह रिफाइनमेंट पाथ मेथड कोई मामूली नहीं है, यह बिल्कुल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के लेवल का है। लगता है वो क्लैन द्वारा भारती किया गया ये गू इमॉर्टल साधारण नहीं है, वो बहुत ज्यादा संभावना है कि हेवनली कोर्ट का आदमी है। फैंग युआन ने तुरंत सच का अनुमान लगा लिया। गू इमॉर्टल के इतिहास में रिफाइनमेंट पाथ के 3 महान विशेषज्ञ थे, वो सभी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स थे। मिडीवल एंटिक्विटी एरा के लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के अलावा रिमोट एंटिक्विटी एरा के ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नान और ओल्डन एंटिक्विटी एरा के ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू थे। और ये दोनों इंसान उनकी ज्यादातर सच्ची विरासतें हेवनली कोर्ट ने जमा कर ली थीं। फैंग युआन ने एक बार वू यीहे का भेष धार कर वू क्लैन में घुसपैठ की थी, इसलिए वो क्लैन की नींव के बारे में बेहद साफ था। वू क्लैन के पास ऐसा रिफाइनमेंट पाथ मेथड नहीं था। फैंग युआन का चेहरा थोड़ा उदास था। ये तरीका उसकी उम्मीद से परे था, जिसने उस अचानक से झटका दिया और उस थोड़ा नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसने ये भी महसूस किया, मेरा इरादा ईयर्स फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रिवर ऑफ टाइम में हेवनली कोर्ट के अरेंजमेंट को उजागर करना था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली कोर्ट मुझे पकड़ने के लिए साउदर्न बॉर्डर की टीम में घुसपैठ करेगा। खतरनाक फेरी जी वे के तरीकों के आधार पर उसने सिर्फ इस आदमी को नहीं भेजा होगा, उसने जरूर और बैकअप प्लान्स बनाए होंगे। शुक्र है मैं उस वक्त जल्दी निकल गया और लू वेयन पर समय बर्बाद नहीं किया। वू क्लैन सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 राइचस पाथ फोर्स है, लेकिन हेवनली कोर्ट ने इतनी आसानी से उसमें घुसपैठ कर ली। ये इतना आसान नहीं है। ज्यादातर संभावना है कि वू योंग ने मुझसे निपटने के लिए हेवनली कोर्ट को शामिल किया है। HMPH वो सच में एक शक्तिशाली किरदार है, इस मामले के खुलने और साउदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल दुनिया के एक वर्जित नियम को तोड़ने से भी नहीं डरता। ये सोचते हुए फैंग युआन के विचार घूमे और उसने एक बार फिर अपने हाथ में इमॉर्टल गू के लाशों पर नजर डाली। गू एज बिफोर, वो धीरे से बड़बड़ाया। गू एज बिफोर एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में उसने पहले सोचा था। उसने इसके बारे में मन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर की वजह से सोचा था। जब एक गू वर्म जख्मी या नाश्त हो जाता तो गू एज बिफोर का इस्तेमाल करके उन्हें उनकी पहली वाली हालत में लाया जा सकता था। हालांकि यह कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन जितना गहरा इस पर रिसर्च किया जाता उतना ही यह अव्यवहारिक लगता था। मॉर्टल गू में डाओ मार्क्स होते इमॉर्टल गू ग्रेट डाओ के टुकड़े उन्हें रिस्टोर करने के लिए गू एज बिफोर की ताकत और लेवल टारगेट से कहीं ज्यादा होना चाहिए था। सिर्फ यही इशारा करता था कि गू एज बिफोर, मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर जितना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसके इस्तेमाल की अत्यधिक कठिनाई का जिक्र ही क्या करें। लेकिन अब फैंग युआन इन गू वर्म के लाशों में गू एज बिफोर की एक झलक देख सकता था। ये गू वर्म्स साफ तौर पर स्पेस पथ के हैं, लेकिन इनमें रिफाइनमेंट पाथ डाओ मार्क्स जोड़े गए हैं जिन्हें एक्टिवेट करने पर ये नाश हो जाएंगे। क्योंकि रिफाइनमेंट पाथ गू रिफाइन करने में माहिर था, ये जाहिर है गू वर्म्स को नाश करने में भी माहिर था। शायद इन गू वर्म के लाशों की मेरे लिए चुराए गए इमॉर्टल गू से ज्यादा कीमत है। फैंग युआन की ईंट में एक तेज रोशनी चमकी। पहले घाट लगाकर हमले में ल्यू हाउ ने फैंग युआन के फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रोकने के लिए फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया था। हेवनली कोर्ट ने ऐसा आपातकालीन उपाय सिर्फ इसलिए नहीं अपनाया था कि वो नहीं चाहते थे कि फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गू फैंग युआन के हाथ लगे। असल में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रोकने के लिए फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गू के अलावा और भी कई तरीके थे। इसके विपरीत शायद मैं इन गू वर्म के लाशों से गू एज बिफोर इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के सुराग ढूंढ सकूं। फैंग युआन ने इन गू वर्म के लाशों को सावधानी से स्टोर कर लिया। इस मामले में सीखने और रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ था। जाहिर है बेहतर तरीका हेवनली कोर्ट के तरीकों और विरासत को सीधे रिफर करना था, लेकिन यह संभावना फैंग युआन के लिए लगभग असंभव थी। मैंने लॉन्ग हेयर का सच्चा अर्थ आत्मसात कर लिया है। मेरा रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। लेकिन रिफाइनमेंट पाथ के इतिहास में अभी भी 2 और ऐतिहासिक हस्तियां हैं जो लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के बराबर हैं, ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन और ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू। इन दोनों की ज्यादातर विरासतें निश्चित रूप से हेवनली कोर्ट ने अपनी जेब में डाल ली होंगी। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर आ भरी। वो गू एज बिफोर रिफाइन करने का मौका साफ देख सकता था, लेकिन हेवनली कोर्ट एक आसमानी खाई की तरह फैंग युआन के रास्ते में खड़ा था। चैप्टर 1611 जी वे की बीचेनी हेवनली कोर्ट। अनागिनत हॉल शान से चमक रहे थे। एक हॉल के अंदर जैसे हाई फेरी जी वे ने धीरे से अपनी आंखें खोली,
उसकी खूबसूरत आंखों से एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। उसने हल्की सी तेवरी चढ़ाई, उसकी आवाज आजाद और सहज थी जब वो बड़बड़ाई, फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गू खुद ही नाश्त हो गया है। जब से फेरी जी वे ने स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को हासिल किया था, वो वर्तमान गू इमॉर्टल दुनिया के टॉप 3 विजडम पाथ महान विशेषज्ञों में से एक बन गई थी। इस बार उसने लियू हाओ और जुन शेन ग्वांग को फैंग युआन से निपटने के लिए भेजा था। भला वो फैंग युआन के ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड के लिए तैयार कैसे ना होती। गलतियों से सीखकर समझदार बनते हुए, क्योंकि फैंग युआन ने फंग जियोगे से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को फेरी जी वे की एरी के सामने से चुराया था, वो वही गलती दूसरी बार नहीं करने वाली थी। युआन कोंगडू। फेरी जी वे ने इस नए भारतीय किए गए रैंक 8 गू इमॉर्टल से संपर्क किया। लेडी जी वे। युआन कोंगडू ने तुरंत जवाब दिया। जाओ फिक्स्ड स्पेस गू रिफाइन करो। फेरी जी वे ने हल्के से निर्देश दिया। युआन कोंगडू का चेहरा तुरंत बदल गया। ये वही था जिसने फिक्स्ड स्पेस गू और दूसरों पर रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स जोड़े थे, इसलिए उस लगभग स्थिति का अंदाजा था। फेरी जी वे के शब्दों का मतलब था कि लियू हाओ की स्थिति खराब हो सकती है। लियू हाओ और युआन कोंगडू एक हाई पुराने संप्रदाय से आते थे। युआन कोंगडू एक पैल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, लेडी जी वे, लियू हाओ। वो ज्यादातर फैंग युआन द्वारा बंदी बना लिया गया है, लेकिन मैं तो चाहूंगी कि वो फैंग युआन द्वारा मारा जाए। फेरी जी वे की आवाज लापरवाह थी, आश्चर्यजनक रूप से फैंग युआन के सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ से की गई बेरहम एक्सटॉर्शन से मिलती जुलती। युआन कोंगडू हैरान रह गया, लेकिन जल्दी समझ गया। फेरी जी वे के शब्दों का ये मतलब नहीं था कि वो लियू हाओ से नफरत करती थी और चाहती थी कि लियू हाओ मर जाए, बल्कि अगर लियू हाओ बंदी बना लिया गया, इसका मतलब था कि दूसरे सदर्न बॉर्डर इमॉर्टल्स भी फैंग युआन द्वारा बंदी बना लिए गए थे। लेकिन अगर फैंग युआन ने लियू हाओ को मार दिया, तो दूसरे सदर्न बॉर्डर इमॉर्टल्स भी शायद इससे बच नहीं पाते। इससे फैंग युआन और साउदर्न बॉर्डर राइचस पाथ के बीच एक गहरी नफरत पैदा हो जाती, उनके बीच समझौता या सहयोग की कोई संभावना नहीं रहती। सदर्न बॉर्डर ने यीटियन माउंटेन की लड़ाई और ड्रीम रेल्म की लड़ाई में भारी नुकसान उठाया था। अगर उनकी एलीट टीम फैंग युआन द्वारा मारी जाती, तो उनकी नींव सच में खोखली हो जाती। उनकी कुल ताकत 5 रीजन्स में सबसे नीचे गिर जाती। जब 5 रीजन्स की अव्यवस्थित युग शुरू होगी और रीजनल वॉल्स गायब हो जाएंगी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट सबसे पहले सदर्न बॉर्डर पर हमला कर सकता था। सदर्न बॉर्डर को सेंट्रल कॉन्टिनेंट आसानी से निगल सकता था, और 2 रीजन्स के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट की पहले से ही ऊंची ताकत तुरंत बाकी 3 रीजन से आगे निकल जाती, जिससे एक बड़ा प्रभुत्व हासिल हो जाता। स्थिति भी बदल जाती, वो 4 रीजन्स द्वारा घेरे जाने की अजीब स्थिति में नहीं होते। इस भव्य स्थिति के मुकाबले लियू हाओ जैसे एक मामूली रैंक 7 गो इमॉर्टल की कुर्बानी कितनी महत्वपूर्ण थी। ये समझने के बाद युआन कोंगडू का आश्चर्य गायब हो गया और वो ये कहते हुए चला गया, मेन फिक्स स्पेस गू रिफाइन करने जा रहा हूं। युआन कोंगडू ने पहले ही पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं। वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था और हेवनली कोड के विशाल रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन की मदद से उसके लिए फिक्स स्पेस इमॉर्टल गू और दूसरे गू को रिफाइन करना लगभग एक निश्चित बात थी। हालांकि फेरी जी वे के दिल में अभी भी बेचैनी थी। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए ऐसी फीलिंग एक पूर्वाभास की तरह थी। विजडम पाथ के 3 तत्व थे, विचार, इच्छाएं और भावनाएं। दूसरे गू इमॉर्टल्स के लिए भावनाओं का उठना, बदलना और गायब होना उनकी अपनी खुशी, गुस्सा, दुख या आनंद हो सकता है। लेकिन विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए इसका एक अलग मतलब था। क्या मैंने कुछ गलत अनुमान लगाया? ऐसा क्या है जो मुझे इतनी बेचैनी दे रहा है? फेरी जी वे का मन भारी था और उसने स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को पकड़कर अनुमान लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी एरी खोली, जिसमें हल्का सा संदेह था। अनुमान का नतीजा पहले जैसा ही था। फैंग युआन पर सफलतापूर्वक घाट इसलिए लगा सका क्योंकि शुरुआती कदम ने यूज सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को अपने टाइम पाथ फॉर्मेशन में फंसाने दिया। ये उसकी अपनी उपलब्धि नहीं है, ये एक टाइम पाथ फॉर्मेशन है जो शैडो सेक्ट ने बहुत पहले रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी के पास प्राकृतिक डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके बनाया था। फैंग युआन के पास फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट था। यूज इमॉर्टल फॉर्मेशंस बनाने के लिए इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। सिर्फ जब कोई फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचता है, तब वो बाहरी दुनिया में मौजूद प्राकृतिक डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल फॉर्मेशन बना सकता है। शैडो सेक्ट में ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी नहीं थी और उन्होंने बहुत पहले रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी के पास एक टाइम पाथ फॉर्मेशन बना रखा था, जबकि इस सहायक नदी को काफी छिपा रखा था। हालांकि प्राकृतिक डाउ मार्क्स से बने ऐसे इमॉर्टल फॉर्मेशन में इमॉर्टल गू का इस्तेमाल नहीं होता था,
इसके अपने नुकसान भी थे। मुख्य नुकसान ये था कि प्राकृतिक डाउ मार्क्स की संरचना और व्यवस्था और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार जो टाइम पाथ फॉर्मेशंस बनाए जा सकते थे वो अलग अलग होते थे। जब गू इमॉर्टल्स इस तरह का इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाते द तो उन्हें न सिर्फ अपने विचार रखने होते द बल्कि स्थानीय स्थिति के अनुसार भी सोचना पड़ता था। किसी दूसरे क्षेत्र के टाइम पाथ डाउ मार्क्स से इस तरह का अत्यंत गुप्त टाइम पाथ फॉर्मेशन नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए फैंग युआन सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स पर घाट लगाने की भयानक सफलता को दोहरा नहीं सकता था। फेरी जी वे ने इस अनुमान के लिए जुन शेन ग्वांग से माइल महत्वपूर्ण सुरागों के साथ एक भारी कीमत चुकाई थी। बिना इमॉर्टल फॉर्मेशन के कैद के अगर फैंग युआन ने प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को भी ब्लास्ट कर दिया तो ड्रीम रेल्म के फैलने की गति तेज नहीं है, गू इमॉर्टल्स आसानी से भाग सकते हैं। अगर वो एक इमॉर्टल बैटलफील्ड का इस्तेमाल करता, जब तक कि वो एक ड्रीम पाथ बैटलफील्ड ना हो, दूसरे पाथ्स के बैटलफील्ड्स ड्रीम रेल्म द्वारा सबसे पहले नष्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो फैंग युआन की ड्रीम रेल्म बैटल टैक्टिक में ज्यादा खतरा नहीं है। तो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? क्या ये स्पेक्ट्रल सोल हो सकता है? ये सोचते हुए फेरी जी वे हॉल से निकली और हेवनली कोर्ट के एक खास हिस्से की तरफ चली गई। स्पेक्ट्रल सोल यही था। डांग माउंटेन के आत्मविस्फोट ने यूज सोल पाथ डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके ठीक होने और विरोध करने का मौका दिया था। लेकिन हेवनली कोर्ट में तरीकों की कभी कमी नहीं थी। जब फेरी जी वे इस जगह पहुंची, एक विशाल इमॉर्टल फॉर्मेशन पहले ही बन चुका था और एक गुनगुनाती आवाज के साथ काम कर रहा था। ये विशाल इमॉर्टल फॉर्मेशन एक बड़ी चक्की की तरह था जो यहाँ के सोल पाथ डाउ मार्क्स को लगातार नष्ट कर रहा था। स्पेक्ट्रल सोल, तुम अभी भी विरोध करने की सोच रहे हो? तुम्हारे लिए अफसोस है, तुम्हारे पास के सोल पाथ डाउ मार्क्स अगले 3 दिन में पूरी तरह से पीस दिए जाएंगे। तुम्हारी ये हरकत सिर्फ मरने से पहले की एक छोटी सी कोशिश है। फेरी जी वे फॉर्मेशन में दाखिल हुई और स्पेक्ट्रल सोल पर तंज कसा। स्पेक्ट्रल सोल एक पत्थर की तरह था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फेरी जी वे की इर्द में बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और उसके हाथों में स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड ने भी एक गहरी नीली रोशनी छोड़ी जो पूरे इमॉर्टल फॉर्मेशन और स्पेक्ट्रल सोल को लगातार स्कैन कर रही थी। कई बार जांचने के बाद यूज यकीन हो गया कि स्पेक्ट्रल सोल में कुछ अजीब नहीं था और उसके पास विरोध करने के लिए कोई गुप्त तरीके नहीं थे। स्पेक्ट्रल सोल में कोई दिक्कत नहीं है, लगता है मेरी बेचैनी यहां से नहीं आई। तो ये कहां से आई? रुको, क्या ये हो सकता है? फेरी जी वे का चेहरा अचानक बदल गया जब वो इमॉर्टल फॉर्मेशन से निकली, क्योंकि उसने एक व्यक्ति के बारे में सोचा। वो तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के निकल पड़ी, खुद हेवनली कोर्ट से बाहर जाकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट की एक अनजान घाटी में पहुंची। घाटी हरी भरी थी और उसमें एक झरना था। ड्यूक लॉन्ग ने झरने के पास एक गुफा बनाई थी, पूरे दिल से फंग जिन हुआंग को सिखा और उसकी रक्षा कर रहे थे। फंग जिन हुआंग, अगर कोई फेरी जी वे को बेचैन कर सकता था तो वो शायद ये ग्रेट ड्रीम बीच था। झरना नीचे गिर रहा था, गुर्रा रहा था और घना कोहरा बना रहा था। एक घना ड्रीम रेल्म देखा जा सकता था जिसके सामने जवान फंग जिन हुआंग एक विशाल चट्टान पर एनी बैंड किए बैठी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, उसका अंदाज सुंदर और गरिमा में था। एक गू इमॉर्टल जिसका ऑरा अत्यंत नियंत्रित था, जिसके माथे पर घुमावदार ड्रैगन के सींग थे और एक मजबूत शरीर था, वो शांति से एक विशाल स्तंभ की तरह पास में खड़ा था, फंग जिन हुआंग को देख रहा था। सीनियर ड्यूक लॉन्ग। फेरी जी वे शांति से पास आए और झुककर प्रणाम किया। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया, अपना हाथ थोड़ा उठाया, फेरी जी वे को शांत रहने का इशारा किया। अगले हाईपैल, फंग जिन हुआंग ने अचानक अपनी एयर खोली, एक कोमल आवाज निकाली जैसे एक बच्चे फिनिक्स की चीख हो। फिर उसने हल्के से अपनी उंगली ड्रीम रेल्म की तरफ इशारा किया और एक किलर मूव एक्टिवेट किया। वुश! एक कोमल आवाज गूंजी, सफेद रोशनी ड्रीम रेल्म में चली गई। ड्रीम रेल्म अचानक जम गया, फिर एक टूटने की आवाज के साथ, जैसे आईना टूट गया हो, वो पूरी तरह से बिखर गया, हर तरफ फैल गया। मेन ब्रेक ड्रीम सीखने में सफल हो गई। फंग जिन हुआंग ने अपनी बाहें उठाई, खुशी से चिल्लाई। ड्यूक लॉन्ग ने संतुष्ट भाव से सर हिलाया। फेरी जी वे की इर ने अनाचाहे ही अपनी हैरानी जाहिर की। फंग जिन हुआंग की ड्रीम पाथ में प्रगति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। पुराने पाथ्स के कोई भी किलर मूव्स, चाहे वो रैंक 9 लेवल्स के हों या चाहे वो रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउसेज हों, एक ड्रीम रेल्म में समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह थे, ड्रीम रेल्म का कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि फंग जिन हुआंग का मॉर्टल किलर मूव, ब्रेक ड्रीम, सच में ड्रीम रेल्म के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। हुआंगरा, तुमने लगभग 1 दिन तक ट्रेन किया है, जाओ आराम करो। ड्यूक लॉन्ग ने फंग जिन हुआंग को प्यार से देखा,
उसकी भयानक ताकत का कोई निशान नहीं था जब उसने बैटलफील्ड में तबाही मचाई थी और स्पेक्ट्रल सोल को पकड़ा था। जी मास्टर। फंग जिन हुआंग जानती थी कि फेरी जी वेई और ड्यूक लॉन्ग को कुछ बातें करनी है, इसलिए वो आज्ञाकारी होकर चली गई। जब फंग जिन हुआंग डोर चली गई और जब सिर्फ वो और फेरी जी वेई बचे, ड्यूक लॉन्ग बोला, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? बस इतना कि मैं बेचैन महसूस कर रही हूं, लेकिन कारण नहीं ढूंढ पा रही। फेरी जी वे ने सच्चाई से कहा। ड्यूक लॉन्ग ने तुरंत तेवरी चढ़ाई। तुम्हारी विजडम पाथ अटेनमेंट के साथ बेचैनी की फीलिंग एक बड़ी बात है, लेकिन तुम उसका कारण नहीं ढूंढ पा रही हो? फेरी जी वे ने सर हिलाया। मैंने फैंग युआन का अनुमान लगाया है और स्पेक्ट्रल सोल को भी चेक किया है, लेकिन फिर भी इस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकी, इसलिए मैं यहाँ एक नज़र देखने आई हूँ। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया। जब तुम यहाँ हो ही, तो इस जगह के बारे में क्या सोचती हो? फेरी जी वे भी मुस्कुराए। मैं बहुत चिंतित थी। सीनियर ड्यूक लॉन्ग के सिखाए हुए ज्ञान से फंग जिन हुआंग की प्रगति सच में कल्पना से परे है। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर हिलाया। ड्रीम पाथ में मेरी कोई नींव नहीं है। हुआंगरा ऐसी उपलब्धियां सिर्फ अपनी योग्यता और बुद्धि के कारण हासिल कर पाई है। मैं सिर्फ उसकी देखभाल कर रहा हूं ताकि उसकी कल्टीवेशन में कोई दुर्घटना ना हो। फेरी जी वे की ईर चमक उठी। उसने सच्चे दिल से प्रशंसा की। ये बच्ची सच में हेवनली कोर्ट के लिए 5 रीजन्स को एक करने की उम्मीद है। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर हिलाया जबकि उसकी ऊँग में रोशनी चमकी। मैं जानता हूं तुम्हारी बेचैनी कहां से आ रही है। ओह, कृपया मेरे संदेह को दूर करें, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। मेरा विजडम पाथ अटेनमेंट तुमसे बेहद कम है, लेकिन बेचैनी के कुछ ही संभव स्रोत हो सकते हैं। जब ये फैंग युआन, स्पेक्ट्रल सोल या फंग जिन हुआंग नहीं है, तो सिर्फ रेड लोटस हाई बचता है। रेड लोटस डेमन वेनरेबल। फेरी जी वे की एज तुरंत चमक उठी। आप रेड लोटस की सच्ची विरासत की बात कर रहे हैं? 3 डेमन वेनरेबल्स ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया, लेकिन सिर्फ रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने फेट इमॉर्टल गू को लगभग नाश कर दिया था। बाहरी लोग भी रेड लोटस की हार ना मानने वाली प्रकृति को समझ सकते थे। शायद रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा छोड़ी गई सच्ची विरासत के माध्यम से वो चाहता था कि उत्तराधिकारी फेट इमॉर्टल गू को पूरी तरह से नाश कर दे। रेड लोटस की सच्ची विरासत को ढूंढने में क्या प्रगति है? ड्यूक लॉन्ग ने पूछा। फेरी जी वे ने कहा, प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन हमेशा से रिवर ऑफ टाइम में रहा है। जब तक फैंग युआन प्रवेश करेगा, हमें जरूर पता चल जाएगा। अटर्नल योट लगभग पूरा हो चुका है और कुछ दिनों में रिवर ऑफ टाइम में प्रवेश करेगा ताकि प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के साथ मिलकर रेड लोटस की सच्ची विरासत को ढूंढे। मैं अभी भी 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म और शार्क फ्लो लेवर बनाने की योजना बना रही हूं। इन 4 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस के साथ, चाहे फैंग युआन कितना भी बढ़ गया हो, वो इस अटल बाधा के सामने पूरी तरह से विफल हो जाएगा। चैप्टर 16 12 ईयर एसेंस पूल का सफलतापूर्वक निर्माण। एक सपने जैसी सुबह की किरणें, चमकदार और ताज़ी, फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन की हथेली पर लगातार घूम रही थी। फैंग युआन के आसपास यिंग वूजी और बाकी लोग पहले से ही तैयार और सजग थे। चलो शुरू करते हैं, फैंग युआन ने कहा। उसके शरीर से अचानक गू वॉर्म्स के ऑरज उठने लगे जबकि उसका इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च होने लगा। रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल स्पाइरल डॉन लाइट अचानक फट गया और आसपास के सोली तक फैल गया। लगभग उसी समय यिंग वूजी और बाकी लोग काम पर लग गए, इस स्पाइरल डॉन लाइट को काबू में करते हुए और उस और आगे फैलने नहीं दिया। स्पाइरल डॉन लाइट बेहद खींचने वाला था, ये चारों तरफ फैल गया। हालांकि उसकी चमक अब पानी की लहर जैसी साफ नहीं थी, फैंग युआन अभी भी मध्य क्षेत्र में स्पाइरल से हल्की हवा महसूस कर सकता था। फैंग युआन ने देखा कि शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स ने स्थिति को स्थिर कर लिया है और उसने स्पाइरल डॉन लाइट का दूसरा हिस्सा निकला, उस भी उसी तरह इस्तेमाल किया। स्पाइरल डॉन लाइट के टुकड़े फटे, आसपास के सोली को भ्रमपूर्ण परछाइयों से रंग दिया जो लगातार टिमटिमा रही थीं। इस समय फैंग युआन ने 7 ट्रेजर्स वाटर निकला। ये पानी सादा भौर रंग का था। सोना, चांदी, मोती, रत्न, जेड और एगट जैसे हर तरह के ठोस टुकड़े पानी में अपने आप बन गए थे। लेकिन जैसे ही ये ठोस टुकड़े 7 ट्रेजर्स वाटर से निकले जाते, वो 7 ट्रेजर्स वाटर में बदल जाते और छलक जाते। टाइम पाथ क्लोन ने अपने सर के ऊपर 7 ट्रेजर्स वाटर का एक हिस्सा उठाया। इस अगले कदम में टाइम पाथ क्लोन सिर्फ सहायक की भूमिका निभा सकता था, फैंग युआन के मुख्य शरीर को मुख्य भूमिका लेनी थी। इसका कारण यह था कि फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन सिर्फ रैंक 6 था, इसलिए इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता था। फैंग युआन के मुख्य शरीर की दिव्या चेतना ने इस जगह को पहले ही कवर कर लिया था और अगर कुछ गलत होता तो तुरंत महसूस कर सकता था। इस पल फैंग युआन ने अपने तरीकों को एक्टिवेट किया,
इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च होने लगा। एक सफेद रोशनी 7 ट्रेजर्स वाटर पर पड़ी। 7 ट्रेजर्स वाटर तेजी से उबलने और खौलने लगा। अनागिनत बुलबुले सतह पर उठने लगे। 7 ट्रेजर्स वाटर में ठोस टुकड़े जैसे गर्म सूरज के सामने बर्फ तेजी से पिघलने लगे। 7 ट्रेजर्स वाटर की मात्रा बढ़ती रही और जल्द ही वो सारे ठोस टुकड़े गायब हो गए। 7 ट्रेजर्स वाटर को शुद्ध करने के बाद एक और अजीब रोशनी 7 ट्रेजर्स वाटर में दाखिल हुई। 7 ट्रेजर्स वाटर तेजी से एक बर्फ के टुकड़े में बदल गया। उससे ठंडी हवा फैली जो तेजी से फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन को घेर ली और फिर आसपास फैल गई, ठीक 100 ली तक फैल गई। जब यंग वुजी और बाकियों ने यह देखा, उन्होंने जल्दी से अपने हाथों में 8 पार्ट्स जड़े को घने कोहरे में फेंक दिया। सब कुछ आराम से आगे बढ़ा। कई दिनों बाद सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में इस क्षेत्र में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जब एक विशाल 100 ली लंबा पूल पूरी तरह से बन गया। यह है मेरा रैंक 8 ईयर एसेंस पूल। पर्याप्त तैयारी और अपनी किस्मत के फायदे के कारण फैंग युआन ने अपनी पहली कोशिश में हाई इज ये एसेंस पूल को सफलतापूर्वक बना लिया। फैंग युआन ने इसे बार बार ध्यान से जांचा और इस बात की पुष्टि की कि कोई कमी नहीं है। फिर उसने रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी को खींचने के लिए टाइम पाथ मेथड्स को एक्टिवेट किया। हर इमॉर्टल एपर्चर दुनिया में जब तक अंदर समय गुजरता है, वहां निश्चित रूप से रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी होगी। रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी आमतौर पर अदृश्य होती है। इसे सिर्फ खास टाइम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके ही टारगेट किया जा सकता है। बबो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी साधारण इमॉर्टल एपर्चर्स की तुलना में बहुत चौड़ी और तेज थी। सहायक नदी ये एसेंस पूल में आसानी से घुस गई और ये एसेंस पूल के दूसरे छोर से बाहर निकल गई। हालांकि बाहर बहने वाली रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी एक पतली धारा जैसी थी, पहले जैसी तूफानी नहीं। ये एसेंस पूल की पानी की सतह धीरे धीरे बढ़ने लगी। आने वाले समय में पूरे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का समय का प्रवाह धीरे होता जाएगा। जब यह एसेंस पूल पूरी तरह से भर जाएगा, तब बाहर बहने वाली रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगी। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में समय का प्रवाह भी उसके बाद ठीक हो जाएगा। यह एसेंस पूल सफलतापूर्वक बन गया था। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन और शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स थक चुके थे। वो कई दिनों तक बिना आराम किए अपनी पूरी एनर्जी और कंसंट्रेशन इस काम में लगा रहे थे। उन्होंने बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस भी खर्च किया था। फैंग युआन के मुख्य शरीर की दिव्या चेतना अभी भी उस देखने के लिए वहां रुकी हुई थी जबकि बाकी लोग आराम करने चले गए थे। फैंग युआन के टाइम पाथ मेथड्स धीरे धीरे अपना असर खोने लगे। ये एसेंस पूल और रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी भी धीरे धीरे धुंधली होती गई जब तक कि वो थोड़ी देर बाद पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर गहरी छिपी हुई। ये एसेंस पूल काफी खास था। यह रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी के साथ एक हो गया था, इसलिए यह भी छिपा हुआ था। यह सिर्फ एक रिसोर्स पॉइंट नहीं था, बल्कि एक बांध का काम भी करता था। मिसाल के तौर पर यह एसेंस पूल का पानी निकालना या उसमें पानी जमा करना सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के समय की गति में बदलाव ला सकता था। हालांकि फैंग युआन के पास डेज पास लाइक ईयर्स जैसे इमॉर्टल किलर मूव्स थी। इन मूव्स में इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था और हर बार इस्तेमाल करने पर वो एक निश्चित समय के लिए रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते थे। लेकिन ये एसेंस पूल के साथ ये बहुत आसान हो गया। कई गू इमॉर्टल्स, भले ही वो टाइम पाथ कल्टिवेट ना करते हों, अपने इमॉर्टल एपर्चर में इस तरह का एसेंस पूल बनाते द ताकि वो अपने इमॉर्टल एपर्चर के समय की गति को बदल सकें। जाहिर है वो मुख्य रूप से रैंक 6 या रैंक 7 ईयर एसेंस पूल्स बनाते द, ना कि फैंग युआन की तरह रैंक 8 ईयर एसेंस पूल। रैंक 8 ईयर एसेंस पूल की लागत बहुत बड़ी थी, जिसके लिए भारी निवेश की जरूरत थी और फॉर्मेशन पाथ मेथड्स की भी जरूरत थी। ये मूल रूप से एक इमॉर्टल गू फॉर्मेशन था। ये किस्मत की बात थी कि फैंग युआन का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर था और वो इमॉर्टल मटेरियल्स में मौजूद डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके इमॉर्टल फॉर्मेशंस बना सकता था। यह बीस्ट खुशी से चिल्लाने लगे। यह एसेंस पूल का पानी का स्टार अभी भी कम था, सिर्फ कुछ डेसिलेट लेवल। यह बीस्ट्स ने इसे महसूस किया और उसमें गोते लगाए। वो रिवर ऑफ टाइम में पैदा हुए द, वहीं बड़े हुए और वहीं मर गए। उनके लिए सबसे उपयुक्त माहौल भी रिवर ऑफ टाइम हाई था और यह एसेंस पूल रिवर ऑफ टाइम के माहौल की नकल करता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ये बीस्ट्स खुश थे। रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी के लगातार डालने के बाद यह एसेंस पूल धीरे धीरे फैल रहा था। चाहे वो स्पाइरल डॉन लाइट हो, 7 ट्रेजर्स वाटर या 8 पार्ट्स जेड, सभी में बेहतरीन खिंचाव था और वो एक दूसरे में मिल भी गए थे, इसलिए वो खुद से टूटेंगे नहीं। जब यह एसेंस पूल पूरी तरह से भर जाएगा,
तो ये रैंक 8 ये एसेंस पूल एक भयानक 10,000 ली की लंबाई तक फैल जाएगा। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह गहराई से छिपा हुआ था और एक भ्रम की तरह था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में कोई जगह नहीं घेर रहा था। यह एसेंस पूल एक स्वतंत्र छोटी दुनिया की तरह था जहां फैंग युआन एक फूड चेन बना सकता था। इसका सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर से कोई संबंध नहीं था। जिस बात से फैंग युआन सबसे ज्यादा संतुष्ट था वो ये थी कि यह एसेंस पूल यह बीस्ट्स को रोक सकता था, जिससे वो सिर्फ एसेंस पूल में ही घूमते और बाहर नहीं भागते। इस खासियत के साथ फैंग युआन और भी ज्यादा ईयर बीस्ट्स को रख सकता था, और वो ईयर बीस्ट्स पूरी तरह से जंगली हो सकते थे, जैसे जंगली इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स। फैंग युआन अभी सिर्फ 7 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकता था। अगर इनमें से कोई भी इमेमोरियल ईयर बीस्ट लड़ाई में मारा जाता तो फैंग युआन उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर ईयर एसेंस पूल में दूसरे जंगली इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स होते, तो जैसे हाईफैंग युआन 1 या 2 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को खोता, वो अपने सेना को फंस भरने के लिए अन जंगली इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को टेम्पररी गुलाम बना सकता था। ये उसके रिवर ऑफ टाइम के प्लान में बेहद मददगार साबित होगा। इस आराम के दौर के बाद फैंग युआन के मुख्य शरीर के GHAAV पूरी तरह से ठीक हो गए थे। फ्लैट वक्त आ गया है कि इन गू इमॉर्टल्स की आत्मा और शरीर को अलग किया जाए और फिर एक एक करके उनकी सोल सर्च की जाए। साथ ही फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ फोर्सेस से एक्सटॉर्शन करना बैन नहीं किया। हालांकि इस बार उस सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ फोर्सेस ने फैंग युआन का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए थे। ये एसेंस पूल की लागत बहुत ज्यादा थी। फैंग युआन के पिछले एक्सटॉर्शंस ने इन फोर्सेस का खून चूस लिया था। फैंग युआन सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कहता रहा, जबकि वो खुद कोई ईमानदारी नहीं दिखा रहा था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ ने इस पर गुपचुप विचार किया और एकजुट होकर फैंग युआन पर दबाव डालने का फैसला किया ताकि वो झुक जाए। कई दिनों बाद, अगर तुम अपनी ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो हमारा सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ तुम्हें और कोई रिसोर्सेज नहीं देगा। एक शांग क्लैन गो इमॉर्टल को पूरे सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ का प्रतिनिधि टीवी करने के लिए चुना गया था ताकि वो फैंग युआन से बात करे। उसके शब्द जल्दी से बदले, हमारे सदर्न बॉर्डर के सभी क्लान्स ने अपनी ईमानदारी दिखा दी है, अब तुम्हारी बारी है अपनी ईमानदारी दिखाने की। तभी हम आगे बात कर सकते हैं, वरना भले ही तुम अनगू इमॉर्टल्स को मार दो, हम समझौता नहीं करेंगे। फैंग युआन ने टांस कसा, तुम मुझसे कैसी ईमानदारी चाहते हो? कुछ बंधकों को रिहा कर दूं? शांग क्लैन के गू इमॉर्टल ने तुरंत जवाब दिया, हम बंधकों को तुरंत मांगने की अत्यधिक मांग नहीं करेंगे, हम कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, इमॉर्टल गू। तुम्हें बहुत सारे इमॉर्टल गू की जरूरत नहीं है, तुम पहले ये इमॉर्टल गू हमें लौटा सकते हो, और उसकी कीमत के रूप में हम तुम्हें वो कल्टिवेशन रिसोर्सेज देंगे जिनकी तुम्हें जरूरत है। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के लोग बेवकूफ नहीं थे। अगर वो फैंग युआन से कुछ बंधकों को रिहा करने के लिए कहते, तो जिन राइचस पाथ क्लान्स को अपने इमॉर्टल्स वापस मिल जाते, वो शायद अगली बातचीत में ज्यादा मेहनत ना करते। इसलिए उन्होंने फैंग युआन से इमॉर्टल गू से शुरुआत करना बेहतर समझा, फिर इमॉर्टल एपर्चर रिसोर्सेज, गू इमॉर्टल के शरीर, और आखिर में गू इमॉर्टल्स की आत्माएं। इस तरह सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ एकजुट रह सकता था, एक साथ आगे बढ़ सकता था और पीछे हट सकता था। चैप्टर एंड।